मेरी शादी जिससे भी होती, पहली रात को घूंघट उठाते ही मेरा पति मर जाता। अब तक मेरी 3 शादियां हो चुकी थी। मेरे परिवार में हर कोई मुझे मनहूस कहने लगा था। उसके बाद मुश्किल से एक जगह जब मेरी शादी हुई तो वहाँ मेरी सास मेरे पति को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी। वह कहती थी कि मेरा बेटा अगर तेरे करीब आया और उसने तुझे छुआ तो वह मर जाएगा। मेरा देवर राहुल ही मेरे सारे काम करता था, लेकिन फिर एक दिन में पेट से हो गई। जब यह बात मेरी सास कामिनी देवी को पता चली तो उन्होंने मेरे चरित्र पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत ही सुनहरे सपने होते हैं, जिनको वह सजाकर अपना मायका छोड़ ससुराल में कदम रखती है। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत यह सोचकर करती है कि अब आने वाले समय में मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पति मेरी बहुत तारीफ करेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा। हर लड़की यह सुनहरा सपना देखती है कि उसका पति उसे कहेगा कि तुम मेरी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही हो, और पहली रात को वह मुझे कुछ तोहफे में देगा और फिर तो मुझ पर अपने प्यार की बारिश ही कर देगा। इस दुनिया की हर लड़की अपनी शादी की पहली रात के बारे में यही सब कुछ सोचती है, लेकिन मेरे मामले में कुछ अलग था। मैं तुरंत ही भागती हुई कमरे से बाहर गई ताकि जान पाऊँ कि आखिर यह सब माजरा क्या है। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। शायद उस घर में सभी को देर तक सोने की आदत थी, इसीलिए अब तक कोई भी जागा नहीं था। हर कोई अपने कमरे में था। अब मुझे अपने पति अमित की फिक्र ज़्यादा सताने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति के बारे में आखिर किससे पूछूं, किसका दरवाज़ा खटखटाऊं। तभी मेरी नज़र मेरी सासू माँ कामिनी देवी पर पड़ी, जो किचन के से बाहर आती हुई मुझे नज़र आई। वह नाश्ता बनाकर ला रही थी और मुझे देखकर बोली, तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में ही हो, तुमने ये कपड़े क्यों नहीं बदले? उस वक्त मुझे अपने पति अमित की फिक्र ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने उनकी इस बात का जवाब न देते हुए सीधा अपने पति का नाम लेकर पूछा, माँ जी, अमित कहाँ पर है? मेरी यह बात सुनकर मेरी सास कामिनी देवी मुझसे गुस्सा हो गई और बोली, आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे अपना पति कहने का तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं है, और आज से यह समझ लो कि तुम उसकी बीवी नहीं हो। तुम्हारी जैसी मनहूस लड़की के हवाले मैं अपना बेटा नहीं कर सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे हवाले करके मौत की नींद नहीं सुलाना चाहती। अपनी सास कामिनी देवी की यह सारी बातें सुनकर तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैंने तो अभी तक अपने पति अमित को जी भर के देखा भी नहीं था। मेरी सास मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी। शादी के समय मैंने अपने पति अमित की सिर्फ एक झलक ही देखी थी, लेकिन वह झलक ऐसी थी कि उन्हें देखते ही मेरे दिल में उनके लिए प्यार पैदा हो गया था। जब से मेरी शादी अमित के साथ तय हुई थी, तब से मैं उनकी ज़िंदगी की भीख भगवान से मांग रही थी। तो फिर उनके लिए मैं कुछ बुरा कैसे सोच सकती थी? जब बहुत देर रोने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ तो फिर मैंने सोचा, सास की इस बात में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं बेवजह ही रो रही हूँ। वह अमित की माँ है और अपनी जगह वह बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि उनकी जगह कोई भी औरत होती तो वही करती। मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी हुई, तभी मेरे कमरे में अचानक से कोई आ गया। मैंने पलट कर देखा तो मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन वह मेरा पति नहीं था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया
और मुझसे बोला, भाभी, मैं हूँ आपका देवर राहुल, अमित भैया का छोटा भाई। अभी माँ ने आपसे जो भी कहा वह सब बातें मैंने सुनी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माँ को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और अमित भैया को भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी इस बात से मैंने उसे हैरत से देखा तो वह बोला, मुझे पता है अमित भैया कल रात आपके कमरे में नहीं आए थे क्योंकि वह मेरे कमरे में सोने के लिए आए थे और अभी तक वहीं पर सो रहे हैं। अपने देवर राहुल की बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने सोचा, चलो इस घर में कम से कम कोई तो है जो मुझसे सीधे मुंह बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसने मेरे पति के सही सलामत होने की खबर भी मुझे दे दी थी। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। कोई मेरे पति अमित का नाम लेकर बुरी तरह से चीख रहा था कि अमित को कुछ हो गया है। यह सुनकर तो मेरे हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। अब तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मैंने सोचा, एक बार फिर मेरी किस्मत ने मेरे साथ वही भयानक खेल खेल दिया जो अब तक खेलती आई है। मेरा देवर राहुल तुरंत ही भागकर कमरे से बाहर गया। मैं धड़ाम से बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या एक बार फिर चौथी बार मैं विधवा होने जा रही हूँ। मुझे बुरी तरह से पसीना आने लगा। मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं एक बार बाहर जा कर देखूं कि क्या हुआ है, मगर मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कमरे से बाहर कदम रख सकूं। मैं वहीं बैठे बैठे रोते हुए भगवान से भीख मांगने लगी कि हे भगवान, इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। मेरा नाम पायल है। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और अपने 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन होने के साथ साथ अपने माँ बाप की भी बहुत लाडली हूँ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत ही ऐशो आराम में बीता। मेरी कोई भी ख्वाहिश चंद सेकंड में पूरी हो जाया करती थी। मेरा परिवार मुझ पर अपनी जान छिड़कता था और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता था। मेरे पापा मुझे अपने लिए बहुत लकी कहते थे। उनका कहना था कि जब मैं पैदा हुई थी तब से ही उनके हालत बदल गए। मेरी वजह से ही वह आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पापा बताते थे कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुई वैसे ही हमारा नसीब खुल गया और फिर तो कामयाबी हमारे कदम दिन रात चूमने लगी। इसीलिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। मेरे 3 भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन जो लाड प्यार मेरे हिस्से में आया वह शायद ही मेरे किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा जब भी किसी नई मील की शुरुआत करते तो उसका उद्घाटन भी मेरे ही हाथों से करवाते। यहाँ तक कि जब हमारा बंगला बना था तो उसकी नींव की पहली ईंट भी उन्होंने मेरे हाथों से ही रखवाई थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी क्योंकि जितना प्यार और इज्जत मेरे हिस्से में आई थी उतनी मैंने कभी किसी बेटी के हिस्से में नहीं देखी थी। मुझे सब कुछ मिल था, लेकिन शायद किस्मत को मेरी यह खुशी मंजूर नहीं हुई और इसीलिए उसने मुझ पर ऐसा कलंक लगाया जिसने सारी खुशियों को खाक कर दिया। जब मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई उसके बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मैं भी अपना MBA कंप्लीट कर चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी, तो इसीलिए मेरे लिए रिश्ते मिलना ज़रा भी मुश्किल नहीं था। पापा के ही एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी होते ही बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी खुशियों में अब और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। लेकिन मेरे साथ जो भी होने वाला था वह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी की पहली रात
जैसे ही मेरा पति मेरे पास आया और उन्होंने घूंघट उठाया, वैसे ही मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते चंद मिनटों में मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया था और मैं सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी के बाद जो पहली रात का सपना था, वह बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। मैं वापस अपने घर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जिसके तले मेरे माँ बाप भी दब चुके थे। उस गम ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ा दी थी। वह अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़े लगने लगे थे। किसी भी बाप की जवान बेटी विधवा होकर अगर उसके घर वापस आ जाए, वह वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि मेरी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। कहाँ मैं कुछ पलों पहले नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत करने जा रही थी, अपने जीवन को रंग बिरंगे रंगों से भरने जा रही थी, लेकिन कहाँ मेरी जिंदगी बेरंग होकर सफ़ेद साड़ी में लिपट कर रह गई थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। मेरी शादी को कुछ घंटे ही हुए थे। भले ही मैं अपने पति से पहले से प्यार नहीं करती थी, लेकिन आखिर था तो वह मेरा पति ही, और अब मैं एक विधवा हूँ। यही मेरी जिंदगी का कड़वा सच था। अभी मुझे विधवा होकर अपने माँ बाप के घर में रहते हुए कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे भाई और भाभीियों का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। मेरी बड़ी भाभी तो मुझसे हर बात के लिए झगड़े का बहाना ढूंढने लगी। मेरी हर छोटी मोटी चीज़ में कमियां निकालने लगी, और फिर एक दिन वही हुआ जो वह चाहती थी। बड़े भाई को लेकर वह हम लोगों से अलग हो गई। जब हमारी छोटी भाभी ने भी यह देखा तो वह भी यही चाहने लगी, क्योंकि वह भी बड़ी भाभी की तरह एक अलग घर की मालकिन बनना चाहती थी। मेरी भाभीियों को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि मेरे भाई मेरे लिए इतने फिक्रमंद हो। जब पापा ने देखा कि रोज़ रोज़ घर में अलग रहने को लेकर कलह हो रही है, तो उन्होंने यह फैसला कर दिया कि अब वह सभी भाइयों को अलग कर देंगे, ताकि उनमें आपस में कोई फूट ना पड़े। मैं भी अपने माँ बाप के साथ अलग हो गई। मेरा भाई कभी कभार मेरे पास आकर मेरा हालचाल पूछ जाते थे, लेकिन मैं विधवा रहूं, यह बात मेरे भाइयों को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने पापा को सलाह दी कि वह मेरी फिर से शादी कर दे। कुछ समय बीतने के बाद पापा ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, और फिर उन्होंने एक बार फिर से मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। पापा ने जिन लोगों के यहाँ पर मेरा रिश्ता तय किया था, उन्हें मेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे शादी करने से भी कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं एक बार फिर से दुल्हन बनी और एक बार फिर मैंने अपने अरमान सजाए। मैं अपने मायके से ससुराल विदा हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अपने अतीत को भुलाकर मैं अपने भविष्य में कदम रख रही थी और अपने नए पति के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के सपने देखने लगी थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में जो कलंक लिखा है, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मेरे दूसरे पति शादी की पहली रात को मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मुझे प्यार से देखकर मेरी तारीफ करनी शुरू की, वैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। वह मेरी आंखों के सामने ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया और मैं दूसरी बार विधवा हो गई। अब तो लोगों की जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। वह मुझे मनहूस कहने लगे और हर कोई मुझसे पीछा छुड़वाने लगा। यहाँ तक कि मेरे खुद के परिवार के लोगों ने भी मेरा बहुत दिल दुखाया। वह यह कहने लगे कि मैं इतनी मनहूस हूँ कि शादी की पहली रात ही अपने पति को खा जाती हूँ, और इसीलिए जो मुझसे शादी करता है
वह मर जाता है, जबकि मैं यही सोचती कि सब में आखिर मेरा क्या कसूर। इस दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की होगी जो यह चाहती हो कि वह विधवा हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए हर कोई मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था। मुझे तरह तरह के ताने मिल रहे थे। इस बार मेरे पापा ने मेरी तीसरी शादी एक गरीब परिवार में तय की। वह लोग भी मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन मेरी दौलत के लालच में आकर उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार जब मेरी शादी हुई तो पापा ने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। मेरी तीसरी शादी में केवल मेरे घर वाले ही मौजूद थे। मेरे पापा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी लाडली बेटी को एक गरीब घर में ब्याह दिया, क्योंकि अब वह बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह से मेरा घर बस जाए। मैं यही सोच रही थी कि शायद अब की बार मैं सुहागन बनी रहूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। मेरा भले ही यह मानना था कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि इस दुनिया में हर इंसान की मौत का एक वक्त तय है, जिसमें किसी दूसरे इंसान की किस्मत का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन फिर भी अब तक जो मेरे साथ होता आया था उसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई। अब तो मैं भी यह सोचने लगी कि शायद जो लोग मुझे मनहूस कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तीसरा पति भी शादी की पहली रात ही मर गया और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग मेरा दर्द बांटने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने लगे थे। मेरे परिवार वालों ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपने शादी ब्याह में भी बुलाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि भाभी ने मुझे अपने बच्चों के पास भी आने से रोक दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चों को मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। जब मैंने देखा कि मेरी वजह से मेरे पापा बहुत परेशान रह रहे हैं, तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब आप मुझे लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। एक दिन पापा मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा रहते हुए तुम्हें विदा कर दूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मैंने उन्हें हर बात ठीक से बता दी थी, लेकिन उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी वही करना चाहता हूँ। जब मैंने यह सुना तो मैंने पापा को मना कर दिया, क्योंकि अब मैं फिर से वही सब झेलना नहीं चाहती थी। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम खिलाकर शादी के लिए तैयार कर लिया और अब उस शादी के बाद मैं अभी अपने ससुराल में थी और कमरे में बैठी डर रही थी कि न जाने मेरे चौथे पति का क्या हाल हो गया है, जो सभी इतना चीख चिल्ला रहे हैं। इतनी देर से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए मैं हिम्मत करके बाहर जाने लगी। तभी मेरा देवर कमरे में आया और बोला, भाभी, फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरी मौसी के बेटे का नाम भी अमित ही है और अभी थोड़ी देर पहले मौसी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि भैया का पैर सीढ़ियों से फिसल गया है। इस वजह से मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी कि अमित को क्या हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वह लोग अमित भैया को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। मैंने भगवान का शुक्र किया और सुकून की सांस ली। मेरा देवर
राहुल बहुत ही अच्छा था। मेरे पति तो मेरे आसपास भी नहीं भटक रहे थे, मगर मेरा देवर मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन अगर अभी वह मेरी तरफ बढ़ते भी तो मेरी सास आंखें दिखा देती और फिर वह वहाँ से चुपचाप चले जाते। मेरी सास तो मेरे देवर को भी मना करती रहती थी कि वह बिल्कुल भी मेरे पास न आए और मुझसे दूर रहे, मगर वह था कि उनकी एक नहीं सुनता था। जो काम मेरे पति का था वह मेरा देवर मेरे लिए करता था। मेरी सास जब भी मुझे डांटती तो मेरा देवर ही मेरी ढाल बनकर खड़ा हो जाता और मेरे लिए अपनी माँ से बोलता। मुझे तो अब यह समझ नहीं आ रहा था कि जब इन्हें यही सब करना था तो फिर इन लोगों ने मेरे साथ यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों। फिर मुझे लगा शायद यह सब दौलत के पीछे थे जो मेरे पापा ने मेरे नाम पर कर रखी थी। लेकिन आखिर इन्हें लालच में आने की क्या ज़रूरत, क्योंकि यह लोग तो खुद भी बहुत पैसे वाले थे। फिर इन्हें आखिर मुझसे शादी करके क्या मिल गया। मेरे पति इंजीनियर थे और मेरा देवर बस डॉक्टर बनने ही वाला था। इस बारे में मैं जितनी बार सोचती उतना ही और ज़्यादा उलझ जाती। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपने पापा से इस बारे में पूछा कि आपको यह रिश्ता कहाँ से मिला था। तो पापा मुझे बताने लगे कि उनके एक दोस्त ने इन लोगों के बारे में बताया कि उनके बड़े बेटे अमित ने तुम्हें कहीं पर देखा और उसके बाद से वह तुम्हें बहुत पसंद करने लगा, इसीलिए फिर उन्होंने खुद से ही यह रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा। पापा की यह बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या चक्कर है। एक तरफ मेरे पति अमित ने इसीलिए रिश्ता मेरे लिए घर भेजा कि वह मुझे पसंद करते थे, लेकिन शादी के बाद तो मुझे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझसे शादी अपनी पसंद से की हो, क्योंकि वह तो मुझे देखना भी गवारा नहीं समझते थे। अब तो मुझे और भी ज़्यादा शक होने लगा, क्योंकि ज़रूर ऐसी कोई बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, वरना जानबूझकर मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने पति की हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मुझे लगा शायद इस शादी के पीछे जो राज है वह मुझे पता चल जाएगा, जिसकी वजह से यह लोग मुझे अपने घर पर दुल्हन बनाकर लाए थे। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति को आजमा कर देखूं, इसीलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ अमित को देते हुए कहा कि मैं अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर देती हूँ। तो वह मुझसे कहने लगे, यह तुम्हारी जायदाद है, इसीलिए इसे अपने पास ही रखो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई भी रुचि नहीं है। और फिर वह वहाँ से चले गए। अब यह बात तो साफ हो गई थी कि उन्हें मेरी दौलत का कोई भी लालच नहीं था। फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने मुझसे शादी की। जैसे जैसे मेरे दिन मेरे ससुराल में बढ़ते जा रहे थे, मेरी सास मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे भरपेट खाना देना भी बंद कर दिया था। मेरे पति और देवर तो काम की वजह से बाहर होते, इसीलिए उन्हें इन सब के बारे में पता नहीं था कि मेरे साथ उस घर में क्या हो रहा है। अपने पति से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर मेरे देवर को इस बारे में पता चल जाता तो वह मेरे लिए ज़रूर अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उस घर में कलह हो, इसीलिए मैंने उसे भी खुद से ही कुछ नहीं बताया। एक दिन सुबह सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई तो अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सब लोग मेरे आसपास ही खड़े थे और उनके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। मैंने सभी से एक साथ पूछा, मुझे हुआ क्या था? तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी,
तू एक मनहूस लड़की थी, यह तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तेरा चरित्र भी घिरा हुआ है, यह तो मुझे आज पता चला। मैंने उनसे कहा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। तब वह मुझसे बोली, मैंने तो अपने बेटे को आज तक कभी भी तेरे करीब नहीं आने दिया, फिर तू पेट से कैसे हो गई। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे ऊपर बिजली गिर गई। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पेट से हो ही नहीं सकती, यह नामुमकिन है। मेरी इस बात से मेरी सास चिल्ला कर मेरे मुंह पर रिपोर्ट फेंक कर मारे और कहा, यह देख लो तुम्हारे काले कारनामों की करतूत इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है। वह बोली, यह रिपोर्ट तो गलत नहीं कहती। जब हम लोग तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर ने तुम्हारा टेस्ट किया और उसके बाद ही उन्होंने हमें यह खबर सुनाई। अब तू ही मुझे बता कि तेरे इस बच्चे का बाप कौन है। मेरी सास मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाती चली जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने पहली बार अपने पति को मेरे लिए कुछ बोलते सुना। वह कहने लगे, मम्मी अब बस भी करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, यह रिपोर्ट झूठी है। शादी के बाद पहली बार मेरा पति मेरे लिए बोल रहा था और मेरा देवर था कि वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मुझे अपने देवर की यह चुप्पी बहुत बुरी लग रही थी। मैं यही सोच रही थी कि आज जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब वह मेरे चरित्र को लेकर जरा भी सफाई नहीं दे रहा है। मेरी सास कहने लगी, मुझे तो अब हर हाल में जानना है कि आखिर यह बच्चा किसका है, इसीलिए अब मैं डीएनए टेस्ट करवा कर ही रहूँगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पति बुरी तरह से गुस्से में चिल्लाए, बस बहुत हो गया, मैं अब तक आपकी सारी बातें खामोशी से मानता आया, लेकिन अपनी बीवी के चरित्र पर मैं अब एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप जिसे मनहूस कह रही है, क्या आपको पता है कि इसे मनहूस किसने बनाया है? इसके जीवन में जो कलंक लगा है उसके पीछे और किसी का नहीं, आपके अपने बेटे का ही हाथ है। मेरी सास ताज्जुब से मेरे पति की तरफ देखने लगी और मैं भी उनकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके बाद मेरे पति बोले, हाँ, इसके पीछे आपके इस छोटे बेटे का हाथ है जो एक दिमागी मरीज है, जिसने अपने पागलपन के चक्कर में पायल के पहले तीनों पतियों को मौत की नींद सुला दिया। अमित की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे पतियों की मौत का जिम्मेदार राहुल कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो उसे अमित से शादी के बाद ही मिली थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, तुम होश में भी हो, तुम क्या कह रहे हो? तो मेरे पति ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी सच्चाई अभी तक नहीं पता। एक बार इसकी पर्सनल डायरी मेरे हाथ लग गई और जब मैंने उसे पढ़ा तब मुझे पता चला कि यह स्कूल टाइम से ही पायल के पीछे दीवाना था और धीरे धीरे इसका जुनून इस कदर बढ़ता चला गया कि यह पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया, जबकि पायल तो इसको जानती तक नहीं थी। और इसी पागलपन में आकर इसने उसके तीनों पतियों की जान ली ताकि वह उसे अपना बना सके। जब मैंने यह सब पढ़ा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। इसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि यह पायल से जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। इसीलिए यह एक के बाद एक उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता चला गया, ताकि जब आखिर में पायल बिल्कुल अकेली रह जाए तब उसके पास और कोई रास्ता ना बचे। जब मैंने इसकी डायरी पढ़ी तब मुझे इसके गुनाह का पता चला और मैंने उसी वक्त यह फैसला किया कि अब मैं पायल से शादी करूंगा, क्योंकि मैं यह बहुत अच्छे से जानता था
कि यह मुझे तो मार नहीं सकता क्योंकि मैं इसका सगा भाई हूँ। मैं पायल की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था, लेकिन मैं यह तो अच्छे से जानता था कि यह जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे यह मेरा पायल से तलाक करवा दे। और फिर इसने अपने प्लान के मुताबिक सबसे पहले आपको पायल के खिलाफ भड़काया कि आप मुझे पायल के करीब न जाने दो, और खुद आपके भी इसके खिलाफ कान भरता रहा। मुझे पूरा यकीन है कि यह झूठी रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई है ताकि मैं गुस्से में आकर पायल को तलाक दे दूं। और इसने तो वैसे भी अपनी इमेज पायल की नज़रों में पहले से ही बहुत अच्छी बना ली है ताकि बाद में इसे यह अपनी ज़िंदगी में आराम से शामिल कर ले। अमित की बातें एक एक करके मेरे ऊपर धमाकों की तरह गिर रही थी। यह सब सुन मैंने अपने देवर की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, सच सच बताओ राहुल, क्या यह सब तुमने किया है? तो वह चीखते हुए कहने लगा, हाँ, यह सब मैंने ही किया है। मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से बहुत प्यार करता था, मगर अपने प्यार का इजहार करने की कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बाद मुझे यह पता चला कि तुम्हारी तो किसी और से शादी तय हो गई है, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें कभी भी किसी का होने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी शादी को कैसे रोकूं। इधर मैंने MBBS में एडमिशन ले लिया था और मुझे कई सारी दवाइयों के बारे में पता चल चुका था जिन्हें अगर किसी भी खाने या पीने वाली चीज़ में मिलाकर दे दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब भी तुम्हारी शादी होती तो उस इंसान के घर में भेस बदलकर पहुंच जाता और किसी न किसी तरीके से उसके खाने पीने वाली चीज़ में वह गोली मिला देता और फिर वह मर जाता। राहुल अमित की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आप बच गए भाई, क्योंकि आपसे मेरा सगा रिश्ता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पायल को चरित्रहीन साबित कर देता हूँ तो आप उसे तलाक दे देंगे। इसीलिए इस अस्पताल में जो डॉक्टर है वह मेरा दोस्त था। मैंने उससे ही पायल की झूठी रिपोर्ट बनवा ली, लेकिन अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है ना, तो आप जल्दी से पायल को तलाक दे दीजिए, वरना अब मैं आपका लिहाज नहीं करूँगा। अब तो राहुल पूरी तरह से जुनूनी और पागल लग रहा था। मेरे पति कहने लगे, मैं अब तक तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करता रहा, लेकिन तुम साइको हो जाओगे यह मुझे नहीं पता था। तुम्हारी गलतियों की सज़ा अब मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगा। मेरे पति ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो मेरे पति मुझसे कहने लगे,